सेल का करता धरता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेल, किंग ऑफ द सेल या डायरेक्टर ऑफ द सेल, ठीक है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है कोई ना कोई, ठीक है, यहाँ कोई मैनेजमेंट होती है, ओके, विच इज कंट्रोलिंग द स्कूल, राइट। ऐसे ही सेल को कोई ना कोई कंट्रोल हाउस चाहिए, दैट कंट्रोल हाउस इज न्यूक्लियस, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस सबसे पहले पता कैसे चला कि दिस इज न्यूक्लियस, या डिस्कवरी कब हुई थी इसकी, कैसे हुई थी? क्या हुआ था कि जब स्टेनिंग प्रोसीजर्स वगैरह चल रहे थे, सेल के बारे में बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी उस समय, तो अचानक से देखा कि जो हमने स्लाइड रखी है माइक्रोस्कोप में, उसमें सेल के अंदर एक बहुत ही डार्क स्टेन्ड रीजन था, ठीक है। कुछ डाई डाल दी, कोई स्टेन डाल दिया, मान लो हमने स्टेन डाला इसमें सेफ्रेनिन, ठीक है। ये स्टेन है, स्टेन मतलब ऐसी चीज जो आपके कोई भी आपने जो भी चीज माइक्रोस्कोप में देखनी है उसको अगर आपने कलर प्रोवाइड करवाना है तो आप उसमें स्टेन डाल देते हैं, सैफ्रनिन स्टेन, मिथाइलिन ब्लू स्टेन, ठीक है, ये कुछ आपने सुने होंगे, ओके। तो कोई स्टेन डाला जब हमने, तो ग्लास प्लेट पे जब हमने रखा इस पोर्शन को, और हमने फिर माइक्रोस्कोप में जब देखा, तो स्लाइड में हमको पता चला कि ये तो डार्क स्टेन रीजन है अलग से कोई सेल के अंदर। तो डिस्कवरीज के बाद फिर पता चला कि हाँ, ये डार्क स्टेन रीजन जो है वो न्यूक्लियस है। ये समझ में आया हमको कि दिस इज न्यूक्लियस। एक बार समझ में आने के बाद फिर इसकी और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, और हर कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, ये सब चीजें फिर स्टार्ट हो गई। सबसे पहले डिस्कवरी जो न्यूक्लियस की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ये हम पहले ही फर्स्ट जो लेक्चर था आपका सेल का उसी में कर चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी हैं और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज भी हैं, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में हमने क्या पढ़ा था, या तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली में कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली में हमने क्या पढ़ा था, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में आपने माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स जितने भी हैं, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ते हैं। सिंगल मेम्ब्रेनस में आप वैक्यूल, लाइसोसोम्स, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस का हमको समझ में आया दैट दिस इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। और इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस डबल मेम्ब्रेन लाइक दिस, न्यूक्लियस थोड़ा सा अलग शेप शो करता है। कैसे? इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर लाइक दिस, and in between you can see there are small holes or pores which are left behind. Small holes or pores which are left behind are known as nuclear pores, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया कि दिस इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। जैसे हमने पढ़ा कि जो सेल है, उस सेल के अंदर जो फ्री स्पेस है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है दैट विल बी नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, और यही साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों का एडिशन करके हम हमारे पास जो बनता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग कैरियोलिम्फ भी बोल देते हैं, ठीक। ये है इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, देख पा रहे होंगे आप लोग। आप देख सकते हैं दैट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यू कैन सी टू मेम्ब्रेन्स outside this. The membranes are not continuous, they are discontinuous, forming pores in between known as nuclear pores. Inside the nucleoplasm, inside the nucleus, there is nucleoplasm, and in the nucleoplasm, so many components you can see. First of all, you can see chromatin network, that is thin, इस तरह से thread like network known as chromatin network. यही chromatin फिर थोड़ा सा और ज्यादा कंडेंस होके बना देता है क्रोमोसोम, ठीक है। यही क्रोमेटिन थोड़ा और कंडेंस होके क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा, ये पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक। तो क्रोमेटिन नेटवर्क आपको दिखेगा इसमें बहुत सारा। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, जस्ट बाहर, एक सेल ऑर्गेनेली नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड है देन इट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उस पे बाहर राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर?
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से है, ठीक है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके बीच का जो स्पेस है इन बिटवीन द आउटर एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। क्या बोला जाता है इसको? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर? हमने क्यों बनाए ये पोर्स? हम इसको कॉन्टिन्यूस लेयर भी तो कर सकते थे। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ दीज पोर्स? तो इनका फंक्शन क्या था? दैट इन बिटवीन द न्यूक्लियस, you know that DNA is present, right? The genetic material is present. Okay, this genetic material will replicate, ठीक है। सेल साइकिल की अगर आपने कल वाली वीडियोस देख ली है तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये कि डीएनए विल रेप्लिकेट, दिस फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है। ये इंटरफेज में ही हो जाता है, ओके। इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, एस फेज पर्टिकुलर, और भी अगर मैं आपको बताऊं, एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, उसमें आपका डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा पर डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, ये तो हमको पता चल गया कि डीएनए से डीएनए अगर हमको बनाना है तो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, ठीक। इस डीएनए से फिर बनता है आरएनए। इस डीएनए से फिर क्या बनता है? आरएनए। अब काम क्या होता है न्यूक्लियस का कि इस आरएनए को इस न्यूक्लियस के बाहर भेजना है ताकि ये आरएनए साइटोप्लाज्म में जा सके और वहां पे जो राइबोसोम जिसको दिख रहे हैं उन राइबोसोम से जाके अटैच हो जाए और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा पाए। इस वजह से हमें इस आरएनए को बाहर भेजना पड़ेगा, ठीक है। इस आरएनए को बाहर भेजने के लिए हमने कुछ दरवाजे हैं जो खोले हुए हैं, वही खुले हुए दरवाजों का नाम क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। क्या नाम है उनका? न्यूक्लियर पोर्स, जिनके थ्रू ये आरएनए बाहर जाएंगे एंड दे विल फाइंड सम राइबोसोम, दे विल अटैच टू इट एंड विल फॉर्म प्रोटीन्स फ्रॉम आरएनए। एंड में क्या होगा? आरएनए से क्या बनेंगे हमारे पास? प्रोटीन्स। और फिर ये प्रोटीन कोई ना कोई फंक्शनिंग शो करेंगे, ठीक है। जो भी फंक्शन शो करना है सेल को वो प्रोटीन्स के थ्रू ही शो करेगा, ओके। तो इस तरह से सब सीक्वेंस होता है और इसीलिए न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, अगर आप देखें, ये आपको दिख रहा है एक डेंसली स्टेन्ड रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक बहुत डार्क स्टेन्ड रीजन अलग से आपको दिख रहा है। दिस डार्क स्टेन्ड रीजन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है इसको? न्यूक्लियोलस। What is the function of nucleolus? The primary function of nucleolus is to make or to form ribosomal RNA. क्या काम होता है इसका? राइबोसोमल आरएनए बनाना या प्रोड्यूस करना, इनका काम होता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोम्स को बनाने के लिए जो आरएनए चाहिए वो यहाँ बनेंगे, okay. So it is also the storehouse of RNA, can also be said as the storehouse of RNA. न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखेगी, दिस इज मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही डार्क स्टेन रीजन अलग से, दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। राइबोसोमल आरएनए यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर अपने पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है, ओके। जेनेटिक मटेरियल क्या है अपने पास? डीएनए, ठीक। इस डीएनए से हमको क्या बनाना है? आरएनए। और उस आरएनए से हमको क्या बनाना है? प्रोटीन। ये सीक्वेंस होता है, ठीक। द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, 12th में आएगा ये आपके, फिर भी जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको हम बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ट्रांसलेशन, ठीक। डीएनए के ऊपर कुछ सेगमेंट्स होते हैं, ये मान लीजिए ये कुछ सेगमेंट्स हैं डीएनए के ऊपर जो डार्क डार्क मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के ऊपर, ये फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये कोई ना कोई कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक। इन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कुछ कुछ सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के,
उन फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम लोग बोल देते हैं जीन्स। क्या बोल देते हैं? जीन्स। ये बहुत जगह सुनोगे आप ये टर्म, 12th में तो बहुत ही ज्यादा सुनोगे। ठीक है, जीन्स आर दी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, कोई ना कोई कैरेक्टर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी कोई इंडिविजुअल है और उसके हैं कर्ली हेयर। ठीक है, उसके कर्ली हेयर है, मतलब उसके डीएनए में कर्ली हेयर का जीन होगा जो डोमिनेंट है। कर्ली हेयर इज अ डोमिनेंट जीन। ठीक है, ऐसे ही मान लो इसकी है ब्लैक आईज। ठीक, तो ब्लैक आईज है तो हो सकता है इसके डीएनए में ब्लैक आई का जीन हो। समझ रहे हो? इसकी मान लो है बहुत लंबी हाइट, हो सकता है इसके डीएनए में लंबी हाइट, टॉल हाइट का जीन हो। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और जरूरी नहीं कि अच्छे अच्छे जीन ही हो सकता है कोई डिजीज वाला जीन भी हो जो डोमिनेंट हो, वो दिख जाए इसमें। ठीक होता है ना, कि जैसे हमारी अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी मान लो ग्रैंड मदर को डायबिटीज था, उसके फादर को भी डायबिटीज नहीं है, उसकी मदर को भी डायबिटीज नहीं है, पर उस बच्चे को डायबिटीज है। कैसे हो गया? माँ को भी नहीं है और फादर को भी नहीं है, फिर कैसे हो गया? उसके ग्रैंड मदर को था डायबिटीज, उससे वो जीन्स आ गए जो उसके पापा में या मम्मी में तो नहीं थे, बट उसमें एक्सप्रेस हो गए अब जाके। ठीक है, तो ऐसे डिजीज वाले जीन्स भी होते हैं बहुत सारे। ओके, तो दिस वाज अबाउट न्यूक्लियस। एक जो आपका ऑर्गेनली रह गया है दैट इज प्लास्टिड। ठीक, प्लास्टिड क्या? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड मैं आपको ऐसे ही इसी में बता देती हूँ। ओके, प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनली है जो कि प्लांट्स में पाया जाएगा। ऑब्वियसली एनिमल्स में तो मिलेगा नहीं आपको प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड होता क्या है कि प्लांट्स में पाया जाएगा सबसे पहले, और इसका मेन काम क्या होता है प्लास्टिक का, कि या तो इसका काम होगा स्टोरेज में, या इसका काम होगा कोई ना कोई पिगमेंट शो करने में। ठीक है, ये काम हो सकते हैं इसके, या तो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करेगा ये, या कोई पिगमेंट शो करने में रोल प्ले करेगा, या स्टोरेज में काम करेगा ये। ठीक है, सबसे पहले जो प्लास्टिड है वो हेक्कल ने डिस्कवर किया था। इफ इट्स नॉट इन योर बुक डोंट कंसिडर। ठीक है, याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर जो साइंटिस्ट आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इट्स ओके, यू डोंट रिमेम्बर इट, कोई बात नहीं। या बोर्ड्स के लिए बोल रही हूँ या फाइनल एग्जाम्स के लिए बोल रही हूँ बस। ठीक, नीट वगैरह में तो ये सब तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है आपको। शेप क्या होता है प्लास्टिड की? कितनी कितनी शेप के आपको प्लास्टिड मिल सकते हैं? प्लास्टिड्स जो है वो आपको कप शेप के भी मिल सकते हैं, वो आपको गोल 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 डिस्क शेप के भी मिल सकते हैं, और वो आपको स्पाइरल शेप के भी मिल सकते हैं। अब ऐसे कैसे? हमने तो जो क्लोरोप्लास्ट पढ़ा है वो तो एक ही तरह का पढ़ा है हमने, गोल 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 गोल। अब ये कप और स्पाइरल शेप कहाँ से आ गई? एल्गी का नाम सुना आपने? ठीक है, इट इज ऑल्सो अ प्लांट। ओके, तो कुछ एल्गी हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रीन एल्गी है, उन ग्रीन एल्गी में आपको एक कप शेप क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इज अ टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये। स्पायरोगायरा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी, उसमें भी आपको मिल जाएगा स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, डिस्क शेप होता है इस तरह से, कप शेप होता है इस तरह से, या हॉर्स शू शेप्ड, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख सकते हैं अलग अलग शेप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में एक कॉमन चीज है कि दोनों के पास ही डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं प्लास्टिड के जो आपको पढ़ने हैं? पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जो आप पढ़ते हैं, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है दैट इज बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पिगमेंट। ठीक है, जैसे कैरोटीन, जैसे जेंथोफिल, ये सब क्रोमोप्लास्ट के पिगमेंट्स हैं। कैरोटीन विल गिव येलो कलर, जेंथोफिल विल गिव ऑरेंज कलर। तो येलो ऑरेंज कलर वगैरह जो जितने भी पिगमेंट्स हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट देगा। ये जो लाल मिर्च होता है उसका कलर होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये जो आपके टोमेटोज होते हैं उसका जो कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। जो कैरेट्स होती है आपकी, और उनका भी जो कलर होता है दैट इज ड्यू टू दिस वन।
ओके। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आपका फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड आल्सो इट प्रोवाइड्स पिगमेंट दैट इज यूजुअली ग्रीन। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं वो ग्रीन पिगमेंट शो करते हैं। ठीक। थर्ड आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम होता है इन दी स्टोरेज। ये कोई पिगमेंट आपको शो करता नहीं है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कोई पिगमेंट नहीं शो करता। ठीक है, इट इज पिगमेंट लेस, पिगमेंट शो नहीं करेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा आपको। और इसका मेन काम होता है इन दी स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। कौन कौन सा ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, सेकेंड वन इज एल्यूरोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज इलेओप्लास्ट, ELAIO, इलेओप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो है उसका काम होता है स्टार्च को स्टोर करना। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है उसका काम होता है टू स्टोर प्रोटीन। और इलियोप्लास्ट उसका काम होता है टू स्टोर फैट। एक का काम है टू स्टोर स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट। एक का काम है टू स्टोर प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट। और एक का काम है टू स्टोर फैट, इलियोप्लास्ट। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तीनों में देख लो आप, स्टोरेज का काम है बस इनका, कोई पिगमेंट तो शो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो 3 तरह के ऐसे आप क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ओनली फॉर स्टोरेज, chromoplast for giving pigments like yellow and orange. Chloroplast helps in photosynthesis, usually give green pigment, and it has also role in the photosynthesis. ठीक है, so this was about the chloroplast. एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होगा, so they have their own circular DNA. इनके पास अपने राइबोसोम्स होंगे, so they have their own ribosome, that is 70s राइबोसोम। इनके पास अपना खुद का बीच में फ्री स्पेस होगा, that will be known as stroma. ओके। साथ ही साथ इनके पास बहुत सारे आपको स्टार्च ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक एंजाइम मिलता है, दैट इज नोन एज रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम, दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। ओके, रुबिस्को एंजाइम दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। ओके, तो रुबिस्को एंजाइम आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मिलेगा। इसके अलावा जो मेन चीज आपको मिलती है, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट की आउटर 2 मेम्ब्रेन्स बना दी। ठीक है, जैसे ना बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं ना, ये मान लो 2 बिल्डिंग्स हैं और इन 2 बिल्डिंग्स के यहाँ पे मैंने 4-4 फ्लोर्स बना दिए। ये दोनों बिल्डिंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कोई ना कोई छोटा सा ब्रिज है जो इन 2 बिल्डिंग के बीच से जा रहा है। ओके, ठीक। तो ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं, इन होल, इन पूरी की पूरी बिल्डिंग को अगर मुझे नाम देना हो तो मैं इनको नाम दूंगी ग्रेनम। ठीक है, इन पूरी बिल्डिंग का अगर मुझे नाम देना हो तो मैं क्या दूंगी, ग्रेनम। इस बिल्डिंग के एक एक फ्लोर को अगर मुझे अलग से नाम देना हो तो मैं क्या दूंगी, थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड आर दी फ्लोर और ग्रेनम इज दी बिल्डिंग। ठीक है, पूरी बिल्डिंग का नाम क्या है, मतलब ये पूरा स्टॉक जो है उसका नाम क्या है, ग्रेनम। और इसमें एक एक ये जो आपको फ्लोर्स दिख रहे हैं, इनका नाम क्या होगा, थाइलाकॉइड। ओके, बहुत सारे थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टॉक हो जाते हैं टू फॉर्म अ ग्रेनम। ठीक है, बोथ द ग्रेनम आर इंटरकनेक्टेड विद अ ब्रिज नोन एज स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। क्या बोला जाता है इनको, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ठीक। फोटोसिंथेसिस के समय क्या होती है, 2 रिएक्शंस होती हैं, PS1 एंड PS 2 रिएक्शंस सॉरी, 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन का काम क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कि लाइट रिएक्शन को
in the presence of light, they have to form ATP and NADPH. एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं लाइट रिएक्शन को, और ये जो लाइट रिएक्शन एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है, फिर डार्क रिएक्शन इन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज करके बना देता है कार्बोहाइड्रेट या कोई भी स्टार्च मॉलिक्यूल। ओके, तो ये सारा जो प्रोसेस जिसमें एटीपी बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये सारा प्रोसेस विच इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगी। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so this was about your plastid. Okay, so here completes all your organelles. सेल साइकिल और डिवीजन का ऑलरेडी मैंने भेज दिया था आपको रिकॉर्डिंग। लास्ट आपका बच जाता है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए जो आपके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपके या तो सेल के अंदर या सेल के बाहर प्रोट्रूड आउट करते हैं। उनका मेन काम होता है सेल को अपनी एक अच्छी शेप देना, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना और सेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना। ये काम होता है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का। दैट मीन्स सेल का स्केलेटन इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, सेल का स्केलेटन इज साइटोस्केलेटन। दो तरह के साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, एक है सीलिया फ्लेजिला, सीलिया या फ्लेजिला, और दूसरा आपको जो पढ़ना है दैट इज सेंट्रियोल्स एंड बेसल बॉडी। ठीक है, ये दो आपको पढ़ने हैं अलग अलग टॉपिक। ठीक, पहले हम आते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला पे। डिफरेंस समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। सीलिया और फ्लेजिला में डिफरेंस क्या होता है? इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर इज सेम, कुछ कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं बस एक बार। ठीक है, जो सीलिया है सबसे पहले उनका साइज थोड़ा छोटा होता है और न्यूमरस होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपने देखा ना फिलोपियन ट्यूब के अंदर कितने सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ट्रैकिया है, ट्रैकियल हेयर जिसको आप बोल देते हैं, वो भी तो इतना सारा सीलिया ही है। तो दे आर वेरी न्यूमरस, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, और इनका काम क्या होता है? बेसिकली कोई फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करवाना। जो फ्लैजिला होता है उनका साइज बड़ा होता है और इनका मेन काम होता है या तो पूरे के पूरे सेल की मूवमेंट करवाना। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो ये स्पोर्स होते हैं, ठीक, बहुत सारे एल्गी में भी स्पोर्स होते हैं, तो उन स्पोर्स में ये फ्लैजिला आपको मिला है जो पूरे के पूरे स्पोर की मूवमेंट करवा रहा है, या पूरे का पूरा कोई प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी मूवमेंट करवा रहा है फ्लैजिला। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लैजिला का काम होता है। ओके, जो फ्लैजिला है वो कैसे मूव करता है? इस तरह से अनड्यूलेटिंग मूवमेंट शो करता है ये। ठीक, जो सीलिया है उसकी मूवमेंट कैसे होगी? मान लीजिए फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक, तो ये इस तरह से सीलिया पहले यहाँ लगे हुए हैं, तो ये ऐसे एकदम झटके के साथ मूव करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो एकदम झटके के साथ ये मूवमेंट होगा इनका सीलिया का, बट फ्लैजिला एकदम अनड्यूलेटिंग, जैसे सांप चलता है। ठीक है, तो उसकी तरह से मूवमेंट होगा फ्लैजिला का। ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर में इनका 9+2 अरेंजमेंट ये लोग शो करते हैं। 9+2 अरेंजमेंट कैसे, मतलब क्या 9+2? देखो, जो सीलिया होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हेयर लाइक। ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है ये। ओके, सीलिया जो है, सीलिया या फ्लैजिला दोनों ही, दे विल शो एक्सोनिम, they will show exonic with 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट कैसे? इनका जो सीलिया है, सीलिया के बाहर आपको डबलेट्स मिलेंगे, दिख रहे हो? पेयर मिल रहा है यहाँ पे, ए बी लिखा हुआ है जहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको कितने पेयर मिलेंगे? 9 पेयर आपको बाहर मिलेंगे। ठीक है, और एक पेयर आपको अंदर मिलेगा। ठीक है, तो 9+2 कैसे हुआ? 9 इज द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जितने भी हैं डबलेट में, पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और दो कौन से हो गए? अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, 9 हो गए इनके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल,
और दो हो गए इनके अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कैसे बने हुए हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। नाउ व्हाट आर दीज माइक्रोट्यूब्यूल? ये क्या होता है? ठीक, जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो होगा माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे आपको सीलिया फ्लैजेला में साइड में दिखता है। ठीक है, कैसे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल? इस तरह से हॉलो। ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको कि वो जो सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें बाहर डबलेट में 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, मतलब पेयर में 9 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इस तरह से हो गए, ऐसे पूरे 9 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हो गए डबलेट में माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो जैसे पाइप होती है ना बड़ी बड़ी, उस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, बीच में से हॉलो होते हैं, खाली होते हैं और ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। इस तरह के आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सीलिया के अराउंड दिखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो आपको सीलिया के अराउंड डबलेट में दिखते हैं। ओके, और दो माइक्रोट्यूब्यूल आपको बीच में दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये कंप्लीट सीलिया ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसी को आपने ऊपर से इस साइड से कट करके यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ठीक है, ये कट करके आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये जो मैं बता रही हूँ, जबकि सीलिया की पेरिफेरी पे 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं, तो इस तरह से रॉड लाइक आपको 2 पेयर सारी ऐसे दिख रही हैं। ठीक है, ये सारा कंप्लीट इस तरह से, और ये कंप्लीट एक सीलिया है। ठीक, और बीच में आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरह से दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या दिखेगा आपको? बहुत सारी चीजें दिखेंगी इसके अलावा आपको। आपको क्या दिखेगा? ये जो ए बी मैंने बनाया हुआ है, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरी पे, उसको जूम करके देखते हैं। ठीक है, जूम करके आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एक तो माइक्रोट्यूब्यूल होगा, वो कंप्लीट होगा, देख रहे हो, दिस इज कंप्लीट। दूसरा जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो इनकम्प्लीट होगा। कैसे होगा इनकम्प्लीट? अभी बताती हूँ। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ठीक है, जैसे आपने ना, मान लो आपने 13 पेंसिल ली है। ठीक, और उन 13 पेंसिल को आप इस तरह से सर्कुलर मोशन में अरेंज करके रख दो कि बीच में से तो खाली हो बट साइड साइड में 13 पेंसिल आई हो। ठीक है, उसी तरह से स्ट्रक्चर बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल का। समझ रहे हो? तो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल में आपको 13 फिलामेंट चाहिए। एक माइक्रोट्यूब्यूल में आपको 13 रोज चाहिए, एक तरह से रोज मान लो आप। ठीक है, एक माइक्रोट्यूब्यूल में आपको 13 रोज चाहिए सर्कुलर, और बीच में से खाली हो। ठीक, ऐसे बीच में खाली और साइड में इसकी 13 रोज जमी हुई है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ओके, तो एक तो हो गई कंप्लीट बाहर वाली, उसके पास 13 है पूरे। ठीक, दूसरी वाली जो है अंदर, वो थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि तीन जो है उसमें से माइनस हो गए। जो दूसरा वाला माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें 10 रोज आपको मिलेंगी, इंस्टेड ऑफ 13 आपको 10 रोज मिलेंगी। तो ये जो पेरिफेरी पे आप दो माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हो उसमें से एक होती है कंप्लीट और एक होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट कौन सी है? अंदर वाली। इनकम्प्लीट कौन सी है? बाहर वाली। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा? जो अंदर वाली माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ए, ठीक है, जो अंदर वाली माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें आपको क्या दिख रहा है कि इट इज हैविंग आर्म लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ऐसा सा स्ट्रक्चर है, उसके साइड में कुछ लगा हुआ। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज आर्म कॉल्ड? दीज आर नोन एज आर्म। आर्म, और किस चीज से बनी होती है? हम डाइनिन प्रोटीन से। किससे बनी हुई है? डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन प्रोटीन से, इतना डिटेल में तो आपको आएगा नहीं उसमें। ठीक है, बस आप ये देख लीजिए कि डबलेट में, पेयर में माइक्रोट्यूब्यूल्स है साइड साइड में, अंदर वाली कंप्लीट, बाहर वाली इनकम्प्लीट। अंदर वाली के पास है दो आर्म्स, आउटर आर्म एंड इनर आर्म। इतना समझ आया? ओके, नेक्स्ट एक और चीज आप देख रहे हैं कि ये जो इनर आर्म है, जो इनर माइक्रोट्यूब्यूल है, वो इनर माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ ऐसी लाइन जैसी कुछ अंदर की साइड निकल रही है ना? इस लाइन जैसी को हम लोग बोल देते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोल देते हैं इसको हम? रेडियल स्पोक। ठीक, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे
अलग से बाउंड्री से दिख रही है, ठीक है, अलग से बाउंड्री टाइप दिख रही है आपको, ठीक। तो कोटिंग जैसी है कुछ, ठीक। तो इसको हम बोल देते हैं सेंट्रल कोट या सेंट्रल शेड, जो आपको अंदर दिखती है, ठीक। ओके, इसके अलावा आपको क्या दिख रही है, सबसे बाहर भी एक अलग सी कोटिंग सी दिख रही है आपको। तो बाहर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, पेरिफेरल कोट या पेरिफेरल पेरिफेरल शेड। अंदर वाली सेंट्रल शेड, बाहर वाली पेरिफेरल शेड। और एक अंदर वाले माइक्रोट्यूब्यूल जो पेरिफेरी पे है, उसमें जो अंदर वाला कंप्लीट जो माइक्रोट्यूब्यूल है उससे एक लाइन से निकलेगी, उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, रेडियल स्पोक। क्या बोल देते हैं उसको हम, रेडियल स्पोक। इसके अलावा आप और भी अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको ये फिगर, तो आपको दिखेगा कि जो अंदर वाला माइक्रोट्यूब्यूल है वो अटैच्ड है दूसरे पेयर के बाहर वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, और ऐसे आपको पूरे डायग्राम में दिखेगा, ठीक है, कहीं भी आप जूम करके देख सकते हैं। तो पूरे डायग्राम में आपको इस तरह से दिखेगा दैट द इनर माइक्रोट्यूब्यूल इज अटैच्ड विद द आउटर माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द नेक्स्ट पेयर, ठीक है। दिस अटैचमेंट इज मेड पॉसिबल बाय अ लिंक, this attachment is made possible by a link, okay। this link is known as a b linker। क्या बोला जाता है इनको, a b linker, ठीक है। तो ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया या फ्लैजिला, दोनों का ही सेम होगा बीच में, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला को मूवमेंट करना होता है, उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए जो हेल्प करवाते हैं बेसिकली यही आर्म्स होती हैं जो एक्चुअल में मूवमेंट करवाती हैं, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला में यही इनर और आउटर आर्म्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल के, जो एक्चुअल में आपकी मूवमेंट करवाएंगी, ठीक। दिस वाज द स्ट्रक्चर फॉर सीलिया। अब सीलिया फ्लैजिला और ये बेसल बॉडी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बाहर इसमें वही माइक्रोट्यूब्यूल जैसे ऊपर थी, ऊपर में क्या थी, ए बी माइक्रोट्यूब्यूल थी, है ना, अंदर ए था कंप्लीट और बाहर वाली साइड पे बी था इनकम्प्लीट, ऐसे ही था। अब इसमें क्या होगा, एक और ऐड हो गया सी, एक और ऐड हो गया, कौन सा ऐड हो गया, सी, जिसमें अंदर वाला तो ऑब्वियसली कंप्लीट, बी अगेन इनकम्प्लीट 10 के साथ और सी अगेन इनकम्प्लीट 10 के साथ, 10 रोज के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपलेट्स मिलते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैसी इनके पास होती है इंटरनल स्ट्रक्चर बेसल बॉडी का, कैसा होता है, 9+0 अरेंजमेंट के साथ। 9+0 अरेंजमेंट कैसे, बाहर तो ट्रिपलेट हो गए 9, पर अंदर कुछ भी नहीं है, तो अंदर वाला तो 0 हो गया, बाहर वाले तो 9 है, ठीक है। तो 9+0 अरेंजमेंट इसलिए होता है बेसल बॉडीज का, सब कुछ सेम होगा बाकी। इसमें भी आपको लिंकर्स दिखेंगे, क्योंकि इसमें सबसे आउटर मोस्ट सी है तो ए सी लिंकर आपको इसमें दिखेगा, ठीक है। इस तरह से लिंकर्स आपको इसमें दिखेंगे। और इसके अलावा जो इसमें चीजें होती हैं दैट इज दिस, एक्स बॉडी और वाई बॉडी, एक्चुअल में ये बहुत हाई लेवल का है, स्टिल चलो बता देते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये जो ए माइक्रोट्यूब्यूल है ये अटैच्ड है कहीं ना कहीं पे, वो जो कहीं ना कहीं पे अटैच्ड है दैट इज द एक्स बॉडी, ठीक है। ऐसे ही दो जो ट्रिपलेट्स है, दो ट्रिपलेट्स भी बीच में कहीं ना कहीं से अटैच्ड है, ठीक है। वो बीच में जिसमें अटैच्ड है दैट इज वाई बॉडी, ओके। मेन चीज जो आपको बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में याद रखनी है दैट इज कि पेरिफेरल पे ट्रिपलेट्स मिलेंगे, 9+0 अरेंजमेंट है, बीच में कुछ नहीं मिल रहा, उसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रल हब। इसमें भी आउटर पेरिफेरल क्षेत्र आपको मिलेगी जैसे आपको सीलिया और फ्लैजिला में मिल रही, ठीक है। तो दोनों के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो। दूसरी बात, मम्मी डोर बंद करना मेरे पे, ये प्लीज आप है ना, तो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट होती है, वहां पार्किंग के लिए जगह होती है, ठीक है। तो ये पिलर्स जैसे कुछ बनाए होते हैं बिल्डिंग की बेसमेंट पे, ठीक है। उन पिलर्स के नीचे कुछ इस तरह से बहुत ब्रॉड सपोर्ट लाइक बनाया होता है, ठीक है।
इसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखते हुए अब देखो, नीचे है सपोर्ट और ऊपर है एक्चुअल पिलर। ये जो नीचे का सपोर्ट है दैट इज द बेसल बॉडी, और ऊपर का जो आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है दैट विल बी सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला जो है उसको एक सपोर्ट चाहिए, नीचे जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको नीचे जुड़ने के लिए क्या चाहिए, बेसल बॉडी, और ऊपर क्या होगा उसके, सीलिया और फ्लैजिला। इसको यहाँ से कट करेंगे तो 9+2 अरेंजमेंट वाला ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखेगा, इसको कट करेंगे तो ये वाला डायग्राम आपको दिखेगा। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला एंड बेसल बॉडी इस तरह से साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब जो सेल की मूवमेंट में हेल्प करवा रहे हैं। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर सेल चैप्टर। आपको मैंने अगर ध्यान दिया हो तो आपको ग्रुप में मैंने शॉर्ट नोट्स भी भेजे हुए हैं, पूरा पीडीएफ बना के आपको सेल का मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, और सेल साइकिल एंड डिवीजन का जो नोट्स है वो आप वीडियो से देख देख के ही बना सकते हो क्योंकि उसमें पूरा दिखाया हुआ है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको गूगल ड्राइव वाली जो वीडियो है वो थोड़ी ब्लर दिख रही है तो उसमें आपको ऊपर राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इट या ओपन विद, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई भी क्लिक कर दो, दोनों में वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी। अदरवाइज अगर आपके घर में वाईफाई है तो बहुत बढ़िया स्पीड है, अगर वाईफाई की तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने आप ही अच्छी क्वालिटी में दिखेगी आपको। ठीक है, बट जस्ट इन केस आप फोन पे चला रहे हो या कहीं